स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों शब्द बिल्कुल शहद की तरह हैं। इसे सुनते ही आज का यूथ इससे चिपकने लगता है। स्टार्टअप के दो पहलू हैं, यानी कि इसकी दो कहानियां हैं। एक कहानी बयां करती है कि किस तरह स्टार्टअप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टअप की अच्छाइयां हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप्स की दूसरी कहानी कुछ और ही बयां करती है, जो कि बिल्कुल अलग है। स्टार्टअप्स शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग टूल बन चुके हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स कॉपीड हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी कॉपी करना। अमेरिका के बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करके भारत में लोग अपने आप को इनोवेटिव बोल रहे हैं और कई सारे स्टार्टअप्स तो स्कैम निकले, यानी कि फ्रॉड निकले। लेकिन इस कवायद के बीच कुछ अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो एक्चुअल में इनोवेटिव हैं, नई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ वो कॉपी ही नहीं कर रहे हैं, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो बॉस, मैंने पहले ही बोला था कि स्टार्टअप्स के दो पहलू हैं। अगर कोई बोलता है कि ऑल द स्टार्टअप्स आर कॉपीड, नॉन इनोवेटिव एंड स्कैम्स, एंड अगर वहीं पर कोई ये भी बोलता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत इनोवेटिव हैं, तो ये दोनों कमेंट्स ही अनएक्सेप्टेबल हैं, गलत हैं। आज का वीडियो ब्लू स्मार्ट कंपनी के ऊपर है। अभी की जो करंट सिचुएशन है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को दुकानदारी बोल दिया और फिर सारे स्टार्टअप एक साथ आ गए और उन्होंने सरकार पर हमला बोल दिया और अब हाल ही में ब्लू स्मार्ट फ्रॉड में फंस गया है। ये सब कहीं से भी इस इकोसिस्टम के लिए अच्छे संकेत तो नहीं लग रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइजिंग भारत। ब्लू स्मार्ट भारत की पहली इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी है जो कि अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से परेशानियों से घिरी हुई है। ब्लू स्मार्ट की कहानी एक आइडिया से लेकर ग्रो होने तक और फिर फेल होने से लेकर स्कैम तक की कहानी है। सेबी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी को मार्केट से बैन कर दिया है और इनको डायरेक्टर के पोस्ट से भी हटा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इन्होंने कंपनी को अपने पर्सनल एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। बैंक से लोन लिया ईवी गाड़ियां खरीदने के लिए, लेकिन उस पैसे से ईवी की बजाय लग्जरी फ्लैट खरीदे गए, एक्सपेंसिव गोल्फ गियर्स और तमाम सारी पर्सनल चीजें खरीदी गईं। देखिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का होना तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर बेसिक ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता तो शायद ये फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता था। सोच के देखिए, जब कोई आम आदमी कार लोन लेता है तो बैंक डायरेक्टली कार डीलर को पेमेंट करता है, तो फिर यहाँ जब पूरा पैसा ईवीज खरीदने के लिए दिया गया था तो वही सेम प्रोसेस क्यों नहीं अप्लाई किया गया? एक बार अप्रूवल देना था और हर कार के परचेज के साथ डिस्बर्समेंट लिंक हो सकता था। और चलिए मान ले कि लोन में कुछ और कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड थे, तो एसएमईज को जब लोन मिलता है उनसे एंड यूज सर्टिफिकेट मांगा जाता है ऑडिटर से कि पैसा कहां यूज हो रहा है। सेबी भी क्यूआईपी या आईपीओ के टाइम यही रिक्वायरमेंट रखता है, तो फिर यहाँ ऐसे बेसिक चेक्स पहले ही क्यों नहीं किए गए? ये सब अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्यों सामने आ रहा है? ये सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के लूप होल को क्लियरली हाईलाइट करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ब्लू स्मार्ट कंपनी के ऊपर नजर डालते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लू स्मार्ट कैसे अलग है उबर और ओला और तमाम राइड हेलिंग कंपनी से, क्यों यूजर्स इसकी सर्विसेज पसंद कर रहे थे। देखिए, ब्लू स्मार्ट का मूल तो यही है कि एक इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी है, यानी कि इनकी गाड़ियों से पॉल्यूशन नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां डीजल, पेट्रोल या किसी अन्य तरह की गैस से नहीं चलती हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। तो पहली तो यही मेन चीज है कि जो ब्लू स्मार्ट को ओला और उबर से अलग बनाता है कि इनकी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। फिर इसके बाद इनकी कैब्स बहुत वेल मेंटेन्ड थी, साफ सुथरी थी, क्योंकि ये इनकी अपनी गाड़ियां थी, इसीलिए ये गाड़ियों को मेंटेन भी अच्छी तरह से कर रहे थे। गाड़ियां टाइम पर आ जाती थी, आपको वेट नहीं करना पड़ता था, आप कैब को स्केड्यूल भी कर सकते थे। ड्राइवर बहुत पोलाइट थे, अच्छा व्यवहार करते थे और इनकी कैब्स कैंसिल भी बहुत कम होती थी। तो यहाँ पर ऐसी तमाम चीजें थी जो ब्लू स्मार्ट को खास बनाती थी, अलग बनाती थी। लोग तो यहाँ तक बात कर रहे थे कि क्या ब्लू स्मार्ट ओला और उबर को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन समय को कौन जानता है और सबसे बड़ी बात कि फाउंडर्स की नीयत को कौन जानता है कि क्या हो सकता है। देखिए, ब्लू स्मार्ट के साथ जो प्रॉब्लम हुई है ये मोस्टली दो चीजों की वजह से हुई है। एक तो पैसों का घोटाला जो कि हम सबको दिखाई दे रहा है, यानी कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। दूसरा बिजनेस मॉडल का चक्कर है। चलिए थोड़ा एक एक करके इसको ब्रेक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत जग्गी पर इल्जाम लगाया कि इन दोनों ने अपनी दूसरी कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड से लोन लिया और उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल ब्लू स्मार्ट की कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग ने सरकारी कंपनी IREDA
और पीएफसी से करीब 978 करोड़ रुपए का लोन लिया। कहा गया कि कंपनी इससे ब्लू स्मार्ट को 6400 ईवी सप्लाई करेगी, लेकिन जेंसॉल ने सिर्फ और सिर्फ 4704 ईवी ही खरीदी और करीब 262 करोड़ का फंड अपनी जेब में रख लिया। यानी कि घोटाला 262 करोड़ रुपए का है। सेबी ने आरोप लगाया है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने उन पैसे से कुछ पैसे गो ऑटो और कैब्रीज वेंचर्स जैसी कंपनियों को दिए। लोन में से 42 करोड़ 94 लाख रुपए डीएलएफ की कैमेलिया अपार्टमेंट खरीदने के लिए ट्रांसफर किए गए। वहीं जो पैसे गो ऑटो को दिए थे उसे गो ऑटो ने वेलेररी सोलर इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किए। इसके अलावा कंपनियों में पैसे को घुमाने के बाद प्रमोटर्स ने बचे पैसे को अपने ऊपर खर्च किया। सेबी के आरोपों के मुताबिक जग्गी ब्रदर्स ने अपनी प्रमोटर कंपनियों को पैसे दिए। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे से अपनी निजी शौक भी पूरे किए। करीब 25 करोड़ 76 लाख अनमोल सिंह जग्गी ने अपने निजी और पारिवारिक कामों के लिए इस्तेमाल किए। करीब 3 करोड़ पत्नी के खाते में डाले और 20 लाख मां के खाते में भेजे, जबकि 26 लाख का गोल्फ सेट खरीदा। 1,28,000 रुपए की टाइटन की घड़ी खरीदी और 10,36,000 रुपए स्पा यानी कि मसाज कराने पर खर्च किए। इसके अलावा पर्सनल ट्रैवल पर 3 लाख और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए 95,000 रुपए का पेमेंट भी कंपनी के फंड से ही किया गया। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अनमोल के पास 1 करोड़ 86 लाख की कीमत के यूएई दरहम भी मिले और 23 लाख रुपए आईसीआईसीआई सिक्योरिटी को भी भेजे गए। तो कुल मिलाकर प्रमोटर्स ने कंपनी के पैसे को पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इस तरह के हालात पैदा होना खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सटीक उदाहरण है। तो चलिए थोड़ा सा ब्लू स्मार्ट के बिजनेस मॉडल पर नजर डालते हैं। देखिए ब्लू स्मार्ट का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग था। नॉर्मल कैब कंपनी जैसे कि उबर है तो ये ड्राइवर से गाड़ियां लेते हैं, लेकिन ब्लू स्मार्ट अपनी सारी गाड़ियां जेंसॉल से लीज करता था। अब जेंसॉल भी इन्हीं जग्गी ब्रदर्स की ही कंपनी है, यानी कि ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी है जेंसॉल, जिसके प्रमोटर्स हैं जग्गी ब्रदर्स। अब जेंसॉल के पैसे बंद होने लगे और ब्लू स्मार्ट ने जेंसॉल को पेमेंट्स नहीं किए, तो दोनों कंपनीज पर खतरा आ गया। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज जैसे कि CARE और ICRA ने जेंसॉल का रेटिंग घटाया और कहा कि जेंसॉल ने अपने लोन रिकॉर्ड्स के साथ भी चीटिंग की है। अब यहाँ पर इतना बुरा फंस गया कि इसने अपनी 3000 इलेक्ट्रिक कैब्स बेचने का प्लान बनाया, जो कि ब्लू स्मार्ट की कैब्स थी। अब इससे हुआ ये कि ब्लू स्मार्ट का बिजनेस ठप हो गया। अब जब इस कंपनी में इतना सब कुछ चल रहा था, लोग रिजाइन कर रहे थे, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी, माहौल इतना खराब हो चुका था, तो इस सब से सेबी को पता चला कि कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सेबी ने जेंसॉल की जांच की, उस जांच में बड़े खुलासे हुए। सेबी ने कहा कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स और कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस की धज्जियां उड़ी हुई हैं। मतलब कंपनी के पैसों को रिलेटेड पार्टीज में ट्रांसफर किया गया और उस पैसे को पर्सनल खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पैसा एक्चुअल में स्टेट लेंडर जैसे कि IREDA का था और अब ये पैसा बड़े नुकसान के खतरे में है। फाउंडर्स को जेंसॉल के बोर्ड से रिजाइन करना पड़ा। सेबी ने उन्हें स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज से भी बैन कर दिया और इस सब के बीच ब्लू स्मार्ट के CEO और CTO ने भी रिजाइन कर दिया, यानी कि कंपनी छोड़ दी। अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो जेंसॉल के शेयर लगभग 90% तक क्रैश कर चुके हैं, यानी कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिलहाल तो अभी कंपनी के बारे में कुछ अच्छे संकेत नहीं है, बेचारे कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। एक जो उनका ब्लू स्मार्ट के ऐप में पैसा फंसा हुआ है वो तो है ही, लेकिन वो कंपनी के बारे में भी चिंता जता रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्लू स्मार्ट बंद हो रहा है। ये दिल टूटने वाली बात है। इतनी अच्छी सर्विस लेकिन मिसमैनेजमेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो लोगों को फर्क पड़ता है, अगर आप बेहतरीन सर्विस बनाते हैं तो लोग उसके आदी हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन फाउंडर की ग्रीड की वजह से एक अच्छी सर्विस वाली कंपनी बर्बाद हो गई। जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाने के लिए मेहनत किया वो बर्बाद हो गए। एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं मिली, कंपनी बंद होने पर है, अब वो लोग क्या करेंगे। प्रमोटर्स ने तो अपनी जेबें भर ली हैं, लेकिन हालात तो एम्प्लॉयज के लिए बद से बदतर हो गए हैं। जब भी किसी स्टार्टअप में या किसी भी बिजनेस में फाउंडर्स ग्रीडी हो जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होती है, तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है। जेंसॉल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जवाब देना चाहिए। देखिए इंडियन स्टार्टअप्स में ऐसे लैप्सेस बहुत बार होते हैं जब खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं। आपको मैं कितने ही नाम गिनाऊं, बायजूस, पेटीएम और अब ब्लू स्मार्ट। तो बॉस प्रॉब्लम तो ये है कि इसको फिक्स करना पड़ेगा, काम ऐसे नहीं चलेगा। कंपनी के प्रमोटर्स तो पैसा बना लेते हैं, अपनी जेबें भी भर लेते हैं, लेकिन असली परेशानी तो कंपनी में काम करने वाले लोगों को आती है। कितने लोगों के करियर तबाह हो जाते हैं, कितने लोगों को सैलरीज नहीं मिलती हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी के प्रमोटर्स इसके जिम्मेदार हैं। दिस इज अ कंप्लीट केस ऑफ फ्रॉड
The Jaggi brothers misused power, broke the trust of employees and investors, and treated a listed company like a private business. This is a shocking example of failed corporate governance. लेकिन अब क्या होगा? IREDA और PFC जैसे लेंडर्स अपने 978 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, लेकिन पैसा तो जा चुका है। स्टॉक्स ऑलरेडी 90% तक क्रैश कर चुके हैं। क्या होगा? एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स परेशान हैं और लोगों का इंडियन स्टार्टअप्स पर से धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है। स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस और इंडिपेंडेंट चेक्स जरूरी हैं। रिलेटेड पार्टी डील्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फाउंडर्स को याद रखना चाहिए कि आप लेगेसी बना रहे हैं, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो। अब जेंसॉल के प्रमोटर्स को क्या होना चाहिए? या ये तो जेल जाएं या फिर कोई और रास्ता निकलेगा? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।